एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग माओ त्से तुंग को पढ़ेंगे। माओ त्से तुंग जो कि चीन के संरक्षक और चीन के निर्माता भी कहा जाता है। इसके बारे में हम सारे बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो पुस्तकें को पढ़ेंगे। माओ के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक के बारे में जानेंगे और माओ के विचार को जानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये जो है बीए पार्ट 3 और एमए का जो है एक सिलेबस है, एक विषय ही है। तो इनके बारे में जो है हम सारे कुछ जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इनके जीवनी को जानते हैं कि इनका क्या जीवन परिचय रहा है। इनके बारे में कहा जाता है कि माओ त्से तुंग या इन्हें माओ जेडोंग भी कहा जाता है। माओ त्से तुंग भी कहा जाता है, माओ जेडोंग, ठीक है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1893 को होता है और इनका निधन 9 सितंबर 1976 को होता है, ठीक है। चीनी क्रांतिकारी और राजनीतिक विचारक, साम्यवादी विचारक, कम्युनिस्ट दल के इन्हें जो है नेता कहा जाता है। चीनी क्रांतिकारी भी कहा जाता है, राजनीतिक विचारक भी कहा जाता है, साम्यवादी दल के नेता भी कहा जाता है। साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी, इन्हीं के नेतृत्व में चीन की क्रांति जो है सफल होती है। उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना जो है 1949 में करते हैं, क्योंकि चीन भी गुलाम थे और चीन जो स्वतंत्र हुआ है वो भी 1949 में, और इसकी जो है स्थापना होता है उसी समय। और इनका जो मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद 1976 तक चीन का नेतृत्व इन्होंने ही किया है। कौन? माओ जेडोंग। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़कर उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे ही माओवादी नाम से जाना जाता है, जिसे कि माओवादी कहते हैं। हालांकि माओवादी जो है अच्छा नहीं कहा जाता है लोगों का जो है विचार, लेकिन आज हम जानेंगे कि माओवादी विचारधारा किस टाइप से है, किसे कहा गया है माओवादी, आखिर माओवादी विचारधारा को आज के समय में क्यों गलत बताता है। तो आज हमें ये बात क्लियर हो जाएगा कि माओ, और पढ़ने के बाद, जानने के बाद हम आप जानेंगे कि क्या माओवादी सच में गलत है या फिर अच्छा है। और इसे जो है आप लोग लिखेंगे, हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ऐसे क्या कहा गया है कि चीन का जो नेतृत्व किया वो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़ करके उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे ही माओवादी का नाम दिया है। वर्तमान में जो है यह एक विवादास्पद व्यक्ति मानते हैं, परंतु चीन जो है वे राजकीय रूप में महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा, देश रक्षक इत्यादि नामों से वो जानते हैं। चीनियों के अनुसार माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ संसार जो है विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में लाकर खड़ा करने में इनका जो है मुख्य भूमिका रहा है। किनका? माओ त्से तुंग या माओ जेडोंग का। वे कवि, दार्शनिक, दूरदर्शी, महान प्रशासक के रूप में जो है गिने जाते हैं। कौन? माओ, ठीक है। इसके विपरीत माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है और सांस्कृतिक क्रांति नामक जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण गंभीर अकाल की जो है सृजना होने के साथ चीनी समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को ठेस पहुंचाने की भी बात की जाती है। मतलब
आप जो पीछे हम पढ़े उसके जस्ट अपोजिट जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति नामक सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम के कारण जो है इसे अकाल की सिर्जना होने और चीनी समाज अर्थव्यवस्था संस्कृति को ठेस पहुंचाने की बात की जाती है, जिसके कारण संसार में 1949 से 1975 तक करोड़ों लोगों की व्यापक जो है मृत्यु होती है। माओ संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। टाइम पत्रिका के अनुसार 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में माओ का नाम आता है। माओ का जन्म 26 दिसंबर 1993 में हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में होता है। उनके पिता एक गरीब किसान थे जो आगे चलकर एक धनी कृषक और गेहूं के व्यापारी बन गए। 8 साल की उम्र में माओ ने अपने गांव की प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ना शुरू किया था, लेकिन 13 वर्ष की आयु में अपने परिवार के खेत पर काम करने के लिए भी पढ़ना छोड़ दिया और खेत पर काम करने के लिए जाने लगा। बाद में खेती भी छोड़ दिया और वे हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा में माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जो है वो भर्ती हो जाते हैं। ठीक है। और जिन्होंने क्रांति के समय माओ ने हुनान के स्थानीय रेजिमेंट में भर्ती होकर क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ाई भी लड़ी थी। ठीक है। चिंग राजवंश के सत्ताच्युत होने पर वे सेना को छोड़ दिए थे और सेना छोड़ करके जो है सेना को छोड़ दिए थे और उसके बाद जो है वो फिर पढ़ाई करने लग जाते हैं। फिर जो है सेना को छोड़ करके वह पुनः विद्यालय जाते हैं और 18 में स्नातक करते हैं। 19 में 4 मई को आंदोलन के लिए अपने शिक्षक और भविष्य के ससुर प्राध्यापक यांग चान जी के साथ बेजिंग की यात्रा करते हैं। और प्राध्यापक जो ये नाम है आप इसे पढ़ लेंगे, ये विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण पद पर थे और उनकी सिफारिश पर माओ ने सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पर जो है रहकर उनसे काम लिए। माओ ने अंशकालिक छात्र के रूप में पंजीकृत होकर कुछ व्याख्यान और विद्वानों के सेमिनारों में भी भाग लिए थे इत्यादि जो है इनका परिचय है। अब आइए हम जानते हैं कि इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, क्या क्या पुस्तकें हैं। यह है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, ये जुलाई 1937 में जो है इनका प्रकाशित होता है। ऑन प्रैक्टिस कंट्राडक्शन, ये अगस्त 1937 में प्रकाशित होता है। ठीक है। ऑन गुरिल्ला वेलफेयर, यानी कि गुरिल्ला युद्ध जो है इन्हीं का देन है। गुरिल्ला जो युद्ध होता है ये भी इन्हीं का देन है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ये 1940 में जो है पुस्तक जो है प्रकाशित होता है, ऑन न्यू डेमोक्रेसी। और सर्व द पीपल्स, ठीक है। कॉशन ऑफ चेयरमैन, ये 1964 में जो है प्रकाशित होता है। माओ के ऊपर जो बुक लिखा है वो जीन लुइस ने लिखा है, द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है। जबकि माओ का बुक है रेड बुक, लाल किताब के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। लेकिन जीन लुइस ने इनके ऊपर एक बुक लिखा, द ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रतियोगिता परीक्षा में भी आता है। सिडनी रिटर्न वर्ग ने लिखा है कि मैन हु स्टेड बिहाइंड माओ। ली ने लिखा है द प्राइवेट लाइफ चेयरमैन माओ। ये तीनों व्यक्ति जो है इनके ऊपर बुक लिखा है। अब जो है हमें माओ के विचार को जानना है। माओ के विचार को जान करके ही हमें पता चलेगा कि वो किन किन क्षेत्रों में जो है अपना जो है वो विचार दिए और किस क्षेत्र में वो कैसा विचार रखते थे और कौन सा काम किए। पहला जो है शक्ति के दर्शन पर बल। शक्ति के दर्शन पर बल। माओ शक्ति के दर्शन पर विशेष बल देते थे। इनका प्रसिद्ध कथन था,
प्रसिद्ध कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आता है। यह प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। क्या कहा इसने? शक्ति जो है बंदूक की नली से निकलता है, यानी बिना बंदूक हथियार के आप शक्तिशाली नहीं हो सकते हो। दूसरा है कि जनशक्ति पर बल। माओ जो है सैनिक शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण जनशक्ति को मानता था, यानी जनता को मानता था। आम जनता को सेना से भी अधिक शक्तिशाली मानते थे। इस संदर्भ में माओ का कथन है कि बंदूक से अधिक महत्वपूर्ण है उसे चलाने वाला हाथ। ये भी एग्जाम में आता है कि बंदूक से अधिक महत्वपूर्ण है उसे चलाने वाला हाथ। ये किसका कथन है? तो माओ जेडांग का है, माओ से तुंग का है। इसी कारण तो चीन में आज भी स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज पर विशेष बल दिया जाता है। दुनिया में पंचायती राज के 3 बड़े समर्थक गांधी, माओ और एन कर्मा, ये जो है पंचायती राज के 3 बड़े समर्थक में से चौथा अगर आएगा तो फिर वो नहीं होगा। गांधी जी, माओ जेडांग एंड कर्मा, ये तीनों पंचायती राज के समर्थक है। तीसरा जो है गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला पद्धति का समर्थन। अब ये पहले जानेंगे कि गुरिल्ला होता क्या है। माओ ने गुरिल्ला पद्धति पर विशेष बल दिया, अर्थात छंद युद्ध का समर्थन किया और टन ढा ढा टन नीति का समर्थन किया। आप जानिए टन ढा ढा टन क्या है। आधुनिक गुरिल्ला पद्धति का जनक माओ को ही माना जाता है। गुरिल्ला पद्धति जहां भी आएगा वहां माओ जेडांग का नाम आएगा, ठीक है। माओ ने 1951 में 3 एंटी कैंपस, 1951 में कॉम्प्स है, 3 एंटी कॉम्प्स, ये बुक में जो है नहीं है, जो कि ये जो है हमें पढ़ने को जब हम पढ़ रहे थे तो ये हमें किसी भी बुक में जो है इस बातों को पढ़ने के लिए नहीं मिला था कि 3 एंटी कॉम्प्स 1951 में माओ ने घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूंजीवाद का विरोध करना। माओ ने इसके माध्यम से अपने आंतरिक और बाह्य विरोधियों को समाप्त करने का प्रयास किया। इन पॉलिसियों के माध्यम से चीन के शहरों को लाल शहर बनाने का कार्यक्रम बनाया। लाल शहर, लाल किताब के नाम से माओ जेडांग प्रसिद्ध है। गुरिल्ला युद्ध के बारे में जो है कहा नहीं जाता है गुरिल्ला युद्ध का जो इनका जो मकसद था कि अगर आपके दुश्मन, आप अपने दुश्मन से अगर लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध करने निकले हैं, तो जब आप ये समझ में जिस समय आपको आ जाए कि हमसे जो है इस समय जो दुश्मन है वो शक्तिशाली है, ठीक है, तब आप एक कदम पीछे चले जाइए। और अगर उसको ये भी समझ में आ जाए कि दुश्मन को कि अब जो है हम युद्ध हार जाएंगे अपने दुश्मन से, तब उस समय भी आप 2 कदम पीछे आ जाइए। 2 कदम जब आप पीछे आ जाएंगे, आप सामर्थ्यवान रहते हुए भी अगर आप 2 कदम 1 कदम अगर पीछे आ जाते हैं, तब आपका दुश्मन अगर निर्बल भी है तब वो अपने आप को सबल समझ के आगे आएगा। और जब आगे आएगा तब जो आप 2 कदम पीछे गए तो आप वो 2 कदम के अलावे 2 कदम और आगे आएंगे और आप युद्ध जीत जाएंगे। माओ जेडांग का गुरिल्ला युद्ध यही था। चौथा जो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर बल दिया, केंद्रीयकरण पर बल दिया था। माओ लेनिन की भांति साम्यवादी दल को महत्वपूर्ण मानता था और लेनिन की भांति उसका गठन लोकतांत्रिक केंद्रवाद की तरह ही करता है। अगला है उनका वर्ग सहयोग पर बल, वर्ग के सहयोग पर बल। माओ एक अकेला ऐसा विचारक है जो वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग की बात करता है। वह निम्न 4 सहयोग पर बल देता है। पहला है कि पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग के सहयोग पर बल।
लघु पूंजीपति वर्ग, दुकानदार वर्ग पर बल, कृषक वर्ग के सहयोग पर बल और श्रमिक वर्ग पर बल। ये 4 जो वर्ग है, इन चारों बातों को याद रखेंगे। परंतु क्रांति का नेतृत्व वह लेनिन की भांति कृषकों किसानों को ही देता है। ठीक है, अगला जो इनका विचारधारा है, जनवादी लोकतंत्र पर बल। जनवादी लोकतंत्र, वस्तुतः माओ अपनी शासन व्यवस्था की जनवादी लोकतंत्र की संज्ञा देता है। इसमें वह स्थानीय स्वशासन, वर्ग सहयोग को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला है चारा व छड़ी की नीति। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारा और छड़ी की नीति। इसके माध्यम से माओ पहले दोस्ती वाली नीति, बाद में उग्र नीति अपनाता है। चारा और छड़ी की नीति, यानी कि पहले आप दोस्ती करो और दोस्ती करके उससे सारा भेद ले लो और उसके बाद दुश्मनी कर दो। जैसे उसने भारत के साथ 1954 में पंचशील समझौता किया, फिर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसीलिए जो है कम्युनिस्ट और माओवादी को जो है अच्छा नहीं समझता है। आज इसे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है कम्युनिस्ट को गलत मानता है, क्यों गलत मानता है। इसी प्रकार पहले उसने आसियान देशों के साथ संबंध बनाए, परंतु आसियान देश दक्षिणी चीन सागर पर, विशेषकर स्प्रेटली द्वीप समूह पर अपना दावा पेश कर दिया। यही है माओवादी और यही है चारा और छड़ी की नीति। ठीक है, अगला है अस्थाई क्रांति का सिद्धांत। माओ ने अपनी पुस्तक ऑन कंट्राडक्शन में अस्थाई क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसमें वह कहता है कि समाजवाद की स्थापना के बाद में भी वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं होता है, क्योंकि पूंजीपति बार बार अपना सिर उठाकर समाजवाद पर हमला करते हैं। इसलिए समाजवाद की स्थापना में लंबा समय लग जाता है। माओ के शब्दों में इसकी स्थापना में 10 वर्ष भी लग सकता है या फिर 100 वर्ष भी लग सकता है। अगला जो है इनका सांस्कृतिक क्रांति। इस क्रांति में माओ ने सभी को साम्यवादी बनने पर बल दिया और शतपुष्प खिलने दो के नारे को व्यवहारिक रूप प्रदान किया और साम्यवादी विरोधियों को समाप्त ही कर देता है। मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स पॉलिसी, ये इनका विचारधारा है। इस नीति के अनुसार चीन की लगभग सबसे प्राचीन है, इसलिए चीन की सभ्यता सबसे प्राचीन है, श्रेष्ठ, इसलिए पूरी दुनिया को चीन की सभ्यता का अनुकरण करना चाहिए। इसी के माध्यम से चीन अपनी संस्कृति का फैलाव आसियान सहित संपूर्ण एशिया में कर रहा है, फेंग शुई को बढ़ावा दे रहा है और आने मोबाइल कंप्यूटरों को पूरी दुनिया में फैला रहा है। ये रहा इसकी नीति। इसी नीति के तहत वर्तमान चाइना भी जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स या द्वीप माला की नीति को अपना रहा है। द्वीप माला की नीति हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। चीन महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्लान ABC के तहत वह द्वीप माला नीति को व्यवहारिक रूप दे रहा है। भारत का हिंद महासागर में घेरने का वह प्रयत्न कर रहा है, आज भी देख लीजिए। और इसी के विरोध में जो है क्वाड बना है। क्वाड में जो 4 देश है, जापान है, ब्रिटेन है, भारत है और एक ऑस्ट्रेलिया है, ये चारों मिलकर के जो है क्वाड का निर्माण किया है। ठीक है, बस यही नीति हिंद महासागर में उसका वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए पिछले दिन जो है प्रधानमंत्री गए हैं क्वाड सम्मेलन में। चीन की सिल्क रोड नीति भी इसी का एक भाग है। इसके अंतर्गत वह पड़ोसी देश के साथ आर्थिक व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए परिवहन साधनों का विकास कर रहा है। वस्तुतः वह इसके माध्यम से पड़ोसी देशों पर जो है प्रभुत्व स्थापित करने का भी प्रयास करता है। करता भी नहीं है, कर लिया है। आप देख लीजिए बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जो छोटा छोटा देश है उससे सटा हुआ पाकिस्तान, इन सब से वो जो है दोस्ती करके रोड बनाता है, सड़क बनाता है और फिर वहाँ व्यापार करता है। ये सब उनका नीति है।
चीन की संघाई एटेंट की अवधारणा भी स्ट्रिंग और प्लस की नीति का ही एक भाग है। इसी के माध्यम से एससीओ से जुड़े सभी देशों को अपने प्रभुत्व में लाना चाहता है। चीन वर्तमान में वन स्टेट मैनी नेशन की नीति का जो है क्रियान्वयन कर रहा है। 10वां जो है नव मार्क्सवादी विचार या फिर आलोचनात्मक सिद्धांत। नव मार्क्सवादी की विशेषता क्या है जो यह आलोचना का पात्र बन जाता है? आइए हम इसकी जो है डिटेल में पढ़ते हैं नव मार्क्सवादी विचार को। यह मार्क्स के तरुण विचारों से विशेषकर आर्थिक एवं दक्षिण पांडुलिपियों 1844 से प्रभावित था। दूसरा है यह भी तरुण मार्क्स की भांति आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक तकनीकी सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है। तीसरा है यह आलोचनात्मक सिद्धांत देता है। चौथा है एकांकीपन का सिद्धांत देता है। अब जैसे कि किसी भी देश से अगर इस टाइप से अगर वो व्यवहार करेंगे कि पहले दोस्ती करेंगे बाद में दुश्मनी करेंगे तो उससे भी तो लोग समझते जाते हैं और उससे जो है दुश्मनी करते जाता है, उसको छोड़ते जाता है। तो एकांकीपन का सिद्धांत देता है। यह मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को तो मानते हैं लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवाद को नहीं मानते हैं, अर्थात क्रांति का समर्थन नहीं करते और साम्यवाद का भी नहीं करता है। ये मानव चेतना द्वारा समाजवाद का स्थापना पर बल देता है। यह प्रति संस्कृति का समर्थन करता है और भौतिकवादी संस्कृति के स्थान पर सहयोग और नैतिकवादी संस्कृति का समर्थन करते हैं। यह जो है नव मार्क्सवादी विचारक हीगल और मार्क्स दोनों से प्रभावित होकर हीगल से चेतना संबंधी विचार, मार्क्स से वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत और यह विचार देता है। समझ गए? तो ये रहा मार्क्सवाद की आलोचनात्मक सिद्धांत।